Hello, good evening everyone. Welcome to SSC and Banking Aurora classes, the fast tech tutorial sessions. आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है और हम शुरू करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. सो लेट्स बिगिन विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. और इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोनों के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो बी अटेंटिव एंड अटेंड द क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्यूटोरियल, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की या मॉनेटरी पॉलिसी की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या चीज़ है, एक कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, की हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही रहे, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है किसी भी कंट्री के लिए. अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो, चाहे आप छोटे से छोटी लाइफ के एस्पेक्ट में ले लो या चाहे आप मतलब ऑन द वर्ल्ड वाइड एस्पेक्ट ले लो, एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर हमारी कंट्री इकोनॉमिकली अच्छी ग्रो कर रही है तभी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है. इंडिया एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है. क्योंकि बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग गुड. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आपको मेरी इन सब बातों से पता चला होगा. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे. या और भी जैसे अभी हमने देखा रिसेंट टाइम्स में श्रीलंका है, जिससे वहाँ पर इन्फ्लेशन वगैरह कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना. मतलब ये भी सिचुएशन आ गई थी कि दे आर गेटिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ अबाउट 2000 रुपीज़. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है और आरबीआई है वो अलग अलग स्टेप्स लेते हैं. तो उसमें से एक स्टेप है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? दैट इज़ बाय आरबीआई. तो आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट और आरबीआई क्या स्टेप्स लेते हैं. तो सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या चीज़ें करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है फिस्कल पॉलिसी. क्या लेकर आती है? फिस्कल पॉलिसी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आती है? फिस्कल पॉलिसी. एंड आरबीआई कैसे मेंटेन करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को? विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. किस तरीके से हेल्प करता है? विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. आज हम यही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में. मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या टारगेट करता है कि हमारे जो देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है ना, मनी सप्लाई है जो मार्केट में, उसको रेगुलेट करता है. और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली वो भी मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करते हैं, बट उनका मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर. किस पर मेन फोकस है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि हमारी कंट्री किस तरह से ग्रो कर रही है. ये ना एक गवर्नमेंट और आरबीआई में एक इस तरह का विवाद चलता रहता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस पे ज़्यादा फोकस करती है? ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस रहता है इसका. और इसको स्टेबिलिटी को किसका ज़्यादा फोकस है? आरबीआई का. स्टेबिलिटी पे किसका ज़्यादा फोकस है? आरबीआई का. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़े से कंपैरिजन करते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करने की तरफ. तो सबसे पहले क्या है? बेसिस ऑफ कंपैरिजन. बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में? सबसे पहले अथॉरिटी क्या है इसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आती है? फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आएगा? आरबीआई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई क्या लेके आ रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी. नेचर क्या है? नेचर है गवर्नमेंट हर साल एवरी ईयर वो डिस्कस करते हैं देश की फिस्कल पॉलिसी के बारे में. तो नेचर है कि ये एवरी ईयर एंड इसकी नेचर क्या है कि
कि जो भी सिचुएशन है कंट्री की, द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हर 2 महीने बाद मीटिंग होती है, जैसे कि अभी दिसंबर में आई है, ठीक है। फिर 2 महीने बाद कब आएगी, फरवरी में, देन अप्रैल। तो ऐसे 2 मंथ्स बाद इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। जैसे कि आपको थोड़े दिन पहले न्यूज़ में पढ़ाया था कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है, जीडीपी के फोरकास्ट को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में डिस्कस होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में। और कौन करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स डिस्कस करते हैं। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री। ठीक है, उसके बाद मेन फोकस, अभी आपसे बताया मेन फोकस इसका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका क्या मेन फोकस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मेन फोकस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का। दूसरी बात की तरफ चलते हैं, अगर हम डिस्कस करें टूल्स, देखें सरकार क्या कर सकती है, टैक्सेशन को कंट्रोल कर सकती है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगने लग जाए तो आप क्या करोगे, चीज़ों को कम बाय करोगे मीन्स कि सरकार ने क्या करा है, एक तरह से जो क्रेडिट फ्लो है, जो मनी सप्लाई है, उसको क्या कर दिया, मार्केट में कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। अगर सरकार यही करती है कि टैक्स को कम करती है तो मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। किसी चीज़ की देखो सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड सब लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कुछ हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है चीज़ों को। दूसरी है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई। आरबीआई क्या करते हैं, किस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, इसके पास है बैंक रेट, इसके पास है कैश रिजर्व रेशियो, इसके पास है एसएलआर, और किस तरह के टूल्स है, इन सारे टूल्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके पास और क्या है, एमएसएफ एटसेट्रा, इसके पास इस तरह के सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, इसके बाद हम अपने एग्जैक्टली जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले हम क्यों चाहते हैं कंट्री में हो, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, इसका मेन फोकस यही है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth. This is a very, very important line. I repeat, the primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Price stability is necessary precondition to sustainable growth. अगर आपने sustainable growth रखनी है, अपनी कंट्री को अच्छे से ग्रो करवाना है एक सस्टेन्ड मैनर में, कि हाँ धीरे धीरे हमारी कंट्री ग्रो करती रहे, देन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। और वो कौन मेंटेन करके रखता है, आरबीआई विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। और डिसाइड कौन करता है कि किस हिसाब से रेगुलेट होगा, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन मई 2016 में डिसाइड हुआ, 7 सितंबर 2016 में ये स्टार्ट हो गए थे इसके डिसीजंस आने। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत मई 2016 को ये पॉलिसी लाई गई कि एक पहले सारे जो रेट्स थे सब कुछ था एक ही पर्सन के ऊपर थे, वो कौन डिसाइड करता था, आरबीआई का गवर्नर। बट नाउ दे हैव फॉर्म्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें 3 मेंबर्स किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 3 मेंबर्स किसके होते हैं, आरबीआई के। वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, इन मई 2016 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934
was amended to provide a statutory basis for implementation of फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, कि किस तरह हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट रहेगा, कितनी महंगाई की दर रहनी चाहिए, इसके लिए क्या लाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन May 2016. एंड ऑल्सो रिमेंबर अंडर द सेक्शन 45ZB, under the section 45ZB, please add it in your documents. The amended act, RBI Act, also provides for the inflation target to be set by the Government of India in consultation with Reserve Bank once in every 5 years. आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन का टारगेट कौन सेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों कंसल्ट करते हैं एंड दे सेट द इन्फ्लेशन टारगेट. अब हमारा इन्फ्लेशन टारगेट एक्चुअल में क्या है, दैट इज अराउंड 4% +-2 है. तो मतलब क्या है, जो हमारा 2% to 6% का एक बैंड बन गया इन्फ्लेशन टारगेट का. प्रेजेंटली भी ये है. सबसे पहले जब आया था 2016 से 2021 में, तब हमारा यही टारगेट था. क्या था इन्फ्लेशन टारगेट, कि 2% to 6% की रेंज में रहना चाहिए. 2%, जो 2% है वो क्या है, द लोअर टॉलरेंस लिमिट है हमारी इन्फ्लेशन की, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करता है कि क्या टारगेट होना चाहिए. एंड जो 6% है वो क्या है, एक अपर टॉलरेंस लेवल है. और हम एक्चुअल में जो हमारा आइडियल है वो क्या है कि 4% के नज़दीक रहे. किसके नज़दीक रहे, 4% के. द एवरेज इज द 4%. तो 2% इज द लोअर टॉलरेंस लिमिट एंड 6% इज द अपर टॉलरेंस लिमिट. तो हर 5 साल के लिए डिसाइड होता है. 2016 to 21 भी यही डिसाइडेड था एंड उसके बाद अभी 26 तक भी यही टारगेट को लेकर चला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कि 2 to 6% की रेंज में जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो रहना चाहिए. तो हाल फिलहाल में अक्टूबर के मंथ में क्या इन्फ्लेशन रेट रहा और अब क्या इन्फ्लेशन रेट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल हमारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 5.5% फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. तो ये हमारी किसके नज़दीक है, अपर टॉलरेंस रेंज के नज़दीक. लास्ट, क्योंकि थोड़े से हमारे फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फूड के प्राइजेस बढ़ गए हैं, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई. आरबीआई ने डाटा रिलीज करा है और अक्टूबर मंथ में ये था 4.87%. अक्टूबर मंथ में क्या था, 4.87%. The next thing is the central government has decided to retain the inflation target of 4% with a tolerance band of +to-2 percentage points for the Monetary Policy Committee of RBI for the upcoming 5 years up to financial year 25-26. This is what I have told you in the previous slide also. ठीक है. अब जो ये चीज़ बता दी गई है आपको कि द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016. और अब जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि 3 मेंबर्स किसके हैं, आरबीआई के, और जो 3 हैं दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. जो आरबीआई के हैं वो किस तरह से अपॉइंट होते हैं, दे आर एक्स ऑफिशियो. मतलब जो आरबीआई का गवर्नर है वो तो हेड होगा ही, तो जो भी गवर्नर होगा आरबीआई का, जैसे अब प्रेजेंटली कौन है, शक्तिकांत दास, तो वो क्या है, मेंबर है. ठीक है, इसकी कमेटी के. उसके बाद है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, उसमें कौन से सिलेक्टेड है, एमडी पात्रा. एमडी पात्रा क्या करते हैं, ही ओवरसीज द मॉनेटरी पॉलिसी. उसके बाद दूसरे 3rd नंबर पे कौन आएंगे, 1 ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड. सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करता है एक मेंबर आरबीआई का एंड दैट इज एट प्रेजेंट इज राजीव रंजन. प्रेजेंटली कौन है, राजीव रंजन. उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर्स नियुक्त करती है. उसमें से पहला क्या है, जयंत, कौन है, जयंत आर वर्मा. सेकंड इज आशिमा गोयल. एक्सटर्नल मेंबर 3rd जो है वो है शशांक बीड़े. तो जो 4 to 6 नंबर मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती हैं, दे विल होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 4 years. या तो वो 4 साल के लिए अपना ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स बनेंगे या फिर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स.
विच एवर इज अर्लियर, मतलब जब तक सरकार उनको अगले ऑर्डर्स नहीं देती, या फिर सपोज करो सरकार 3 साल बाद ही मेंबर्स चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। जो भी पहले आएगा, या तो 4 साल कंप्लीट होने पर, अगर उससे पहले है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है। तो कौन कौन मेंबर्स हैं? गवर्नर शक्तिकांत दास एंड डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा, देन वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई सिलेक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड, वो कौन है? राजीव रंजन। देन कम्स जयंत आर वर्मा, आशिमा गोयल एंड शशांक भिड़े अपॉइंटेड बाय सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है आशिमा गोयल, ये प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर एंड ही इज द सीनियर एडवाइजर। शशांक भिड़े एंड हेयर कम्स शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर, एमडी पात्रा एंड राजीव रंजन, ठीक है। एमडी पात्रा कौन है? ये है हमारे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो मॉनेटरी एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। वैसे बाई मंथली पॉलिसी लाई जाती है, बट एक चीज मैंडेटरी है कि 4 बार तो आपको मिलना ही मिलना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बाई मंथली पॉलिसी है, 6 बार मीटिंग होती है जिसपे ये डिपेंड होता है, बट it is very necessary to meet at least 4 times, ठीक है। each member of MPC has 1 vote। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जब भी कोई डिसीजन होता है तो हर मेंबर के पास 1 वोट है, पर अगर देखो 6 मेंबर्स हैं, डिसीजन टाई हो जाए तो एक एक्स्ट्रा वोट किसके पास है? आरबीआई के गवर्नर के पास। फिर किसकी मर्जी चलेगी? आरबीआई के गवर्नर की। सो द क्या पॉइंट है? ईच मेंबर ऑफ MPC has 1 vote and in the event of an equality of votes the governor has second or casting vote। गवर्नर के पास कौन सी है? सेकंड और कास्टिंग वोट। तो मतलब गवर्नर का डिसीजन माना जाएगा उस केस में। Then the resolution adopted by MPC is published after conclusion of every meeting। जो आपको उस दिन भी करंट अफेयर्स डेली रन डाउन के सेशन में बताया गया था कि जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं वो 14 डेज के बाद माइन्यूट डिटेल्स में पब्लिश किए जाते हैं। ऑफ एमपीसी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3F ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ऑन द 14th डे द माइन्यूट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एमपीसी आर पब्लिश। मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी माइन्यूट में डिटेल्स हैं वो कब पब्लिश करी जाती है? आफ्टर 14 डेज। अब 8 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की ये जो मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई, इसकी क्या जो माइन्यूट डिटेल्स हैं दे विल बी पब्लिश्ड on 22nd of December and MPC in accordance with provision of chapter 3F of Reserve Bank of India। नेक्स्ट है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे फॉर्म हुई, कौन मेंबर्स हैं, किस सेक्शन के तहत हुई, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45ZB। अब हमें डिस्कस करना है कि किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज हो सकती हैं। तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहली टाइप है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, जिसमें क्या होगा, क्या आरबीआई क्या चाहता है कि जो मार्केट में है लिक्विडिटी बढ़े, और वो कैसे करेगा? लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हेन सेंट्रल बैंक एक्सपेंड्स द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, वो बैंक रेट कम कर देगा, बैंक रेट कम करेगा तो जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई क्या होगी? मार्केट में। तो वो किस तरह की पॉलिसी होगी? दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कोविड के टाइम पे आपको पता है बैंक रेट्स कितने कम हो गए थे, तो वो क्या थी? एक अकोमोडेटिव पॉलिसी, अकोमोडेटिव स्टांस हम यूज़ कर रहे थे। देन सेकेंड चीज़ आ गई न्यूट्रल पॉलिसी। A neutral stance means the bank is neither willing to step up the money supply, ना तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं, और nor intends to cut the same to curb the growth। तो ये हो गया एक न्यूट्रल स्टांस। देन कम्स द थर्ड थिंग। थर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज फोकस्ड ऑन कंट्रैक्टिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई को जब कम करना होता है देन फिर क्या वो करेंगे? फॉर एग्जांपल बैंक रेट बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? मतलब आप लोग उस टाइम लोन नहीं लोगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो गई।
तो अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय इंक्रीजिंग की इंटरेस्ट रेट्स दस रिड्यूसिंग मार्केट लिक्विडिटी। इससे क्या होगा, मार्केट में जो पैसे का फ्लो है कम हो जाएगा, मार्केट लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीन तरह के स्टांस हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, अकोमोडेटिव या एक्सपेंशनरी भी बोलते हैं इसको, देन कम्स द न्यूट्रल स्टांस एंड उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी फ्लो को कम कर देना, मार्केट की पोजीशन को टाइट कर देना। उसके बाद है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, टूल्स की मतलब बैंक रेट कम कर देंगे, ये सब कर देंगे, तो उसके लिए टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं जिसके बेसिस पर मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है आरबीआई, वो डिस्कस करेंगे अब हम। टूल्स किस तरह के हो सकते हैं? टूल्स क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, टूल्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव क्या होंगे, जो वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करेंगे। क्वालिटेटिव ये होंगे जैसे फॉर एग्जांपल, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कोई बैंक कोई नॉर्म्स नहीं फॉलो करता, उस पर आरबीआई ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया तो उनके पास क्या हुआ कि मतलब एक तरह से मार्केट में मनी सप्लाई कम करने वाला काम हुआ। तो अभी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, सबसे पहले क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हम देखते हैं द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल टूल्स। द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नोन एज जनरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स को क्या बोला जाता है, जनरल टूल्स। किस तरह के हो गए, जैसे रिजर्व रेशियो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, और भी जैसे बैंक रेट एटसेट्रा, जो पॉलिसी रेट्स हैं वो हो गए। So these tools are related to the quantity or the volume of the money. अभी आपको बताया they are related to quantity or volume of the money and they are designed to regulate or control the total volume of bank credit in the economy. बैंक के पास कितना क्रेडिट होगा उसको क्या करेंगे, ये quantitative tools regulate करेंगे. These tools are indirect in nature and are employed in influencing the quantity of credit in the country. मतलब इनडायरेक्टली, जैसे अभी आपको बताया कि आरबीआई ने अपना बैंक रेट बढ़ा दिया, उसके बाद अगर बैंक लोन देगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा तो लोग उसको कम रिसीव करेंगे। तो मतलब ये एक तरह का क्या हुआ, इनडायरेक्ट टूल हुआ इन द कंट्री। द जनरल टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले क्या है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो क्या है कि आरबीआई क्या कहता है कि कुछ अमाउंट जो है अपनी रिजर्व रखो। कई बार जो आपकी डिमांड्स और जो लायबिलिटीज़ हैं उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो रिजर्व रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, द रिजर्व रेशियो एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट बैंक इज एबल टू पे एन अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ विथड्रॉल्स ऑन डिमांड अकाउंट्स। ऐसा हो कभी कि अनयूजुअली बहुत सारे लोग आपसे डिमांड करें, बैंक से डिमांड करें कि हमें हमारा पैसा चाहिए, तो कुछ सेफ साइड पर रख लिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर में भी बीमार होते हैं, सपोज करो कुछ भी है कंडीशन, अगर एक इंसान 20,000 रुपये कमा रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो सारे के सारे खर्च नहीं करेगा, वो कुछ अमाउंट रखेगा एमरजेंसी सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये उसने एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखे और खर्चा कितना करा, 15,000। तो ये जो 5,000 है ये क्या हो गया उसका रिजर्व रेशियो, ये क्या हो गया उसका रिजर्व रेशियो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिजर्व रेशियो क्या है, जिसको हम एमरजेंसी कंडीशन में सेफ साइड के लिए रखते हैं, उसी से रिलेटेबल है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंश्योर दैट बैंक डज नॉट ओवर लेवरेज इटसेल्फ, मतलब अपने आप पे ही इतना ज़्यादा बर्डन ना ले ले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व रेशियो, द फर्स्ट वन बीइंग द कैश रिजर्व रेशियो। फर्स्ट वन कौन सा है, कैश रिजर्व रेशियो, एंड द सेकेंड वन बीइंग द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज SLR। दोनों में क्या फ़र्क है देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट, कुछ इस ऐसी परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। मतलब CRR क्या है कि हम कुछ परसेंटेज क्या रख देंगे, आरबीआई के पास रख देंगे कि ये वाला जो अमाउंट है दैट इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई, की अगर आपकी
मतलब उतना जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड इट इज़ मेंटेन्ड इन प्योर कैश फॉर्म। ये प्योर ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करा जाता है। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है उसको हम किस फॉर्म में यूज़ कर लाइक किसी भी तरह के एसेट की फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, गोल्ड हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये कैश रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन करना चाहिए वो डिसाइड करते हैं आरबीआई। अब हायर द CRR विद आरबीआई, जितना ज़्यादा आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आरबीआई कह दे कि आपको 5% कैश रिजर्व रेशियो रखना है, या फिर कह दे 10% कैश रिजर्व रेशियो रखना है, तो बैंक के पास लेंड करने के लिए अमाउंट उतना कम हो जाएगा। अगर 5% है तो आरबीआई बैंक्स आगे उनके पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा लैंड कर पाएंगे। अगर यही वो 10% कर दे तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई क्या होगी, बैंक्स के पास भी कम होगी, बैंक्स के पास क्रेडिट कम होगा तो वो आगे मनी सप्लाई कम होगी। तो क्या है, हायर द CRR विद आरबीआई, जितना ज़्यादा आरबीआई के पास कैश रिजर्व होगा लोअर विल बी द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो जो हमारा सिस्टम है या मार्केट है उसमें लिक्विडिटी या मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। देन कम्स द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसमें भी ये होगा SLR अगर हायर है लोअर विल बी द बैंक्स अलाउड टू लैंड इन द सिस्टम, और मनी सप्लाई क्या होगी, लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट मेंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स विद देमसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम for their NDTL, that is net debt and time liabilities. Here the deposits can be maintained in government securities, cash and gold assets. किसी भी फॉर्म में यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये किसके पास करनी है उन्होंने, वो आरबीआई के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है ये किसके पास करेंगे, खुद के पास, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। एट प्रेजेंट स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कितना है, 18%। ये चीज़ें ना अपना रिस्क कवर करने के लिए भी की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई विजय माल्या टाइप बंदा आ जाए, है ना, वो पैसा ले जाए, तो जो बाकी पॉपुलेशन है इन द केस ऑफ मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो सेफ साइड के लिए हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। और अभी ये क्या है, 18% एट प्रेजेंट। ये हमने करे रिजर्व रेशियोज। अब नेक्स्ट कम्स द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसका या तो आरबीआई हमसे या तो आरबीआई बैंक से खरीदेगा या बैंक्स आरबीआई से खरीदेंगे। तो क्या है, जब आरबीआई, इधर आरबीआई है इधर बैंक है, ठीक है, आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको दी, ठीक है, आरबीआई ने सेल करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी, आरबीआई ने इसको सेल कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस सेल कर देते हैं। तो सेल करी तो बैंक को क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे क्या होगा, आरबीआई के पास क्या चला गया, कुछ पैसा चला गया, उस पैसे के बजाय इसको मिला इंटरेस्ट, बैंक को मिला इंटरेस्ट। तो अगर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसने बाहर से भी, मार्केट से भी अगर किसी को लोन देकर अपना इंटरेस्ट ही लेना था, यहाँ से भी अपना इंटरेस्ट लेना था, बट आरबीआई के पास इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक ज़्यादा सेफ फील करेगा, क्योंकि आरबीआई मोस्ट ट्रस्टेड हमारी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जो बैंक है उसको भी होगा, हाँ ठीक है मुझे मिल गया, है ना, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। पैसा किसके पास है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास जब ये पैसा है ना, आरबीआई के पास जब ये पैसा है तो मार्केट में क्या होगा, पैसा कम होगा। तो जब आरबीआई सेल करेगा और बैंक रिसीव करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट मिलेगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वाइस वर्सा केस लेते हैं, जो बैंक्स हैं वो सेल करते हैं आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई इस केस में क्या है, बायर, आरबीआई बायर है, तो कुछ टाइम बाद आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद आरबीआई को कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होने से जो वो मार्केट में ज़्यादा लैंड कर पाएगा एंड लिक्विडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक बारी रीड कर देते हैं।
An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of government securities from or to the public and banks. RBI sells government securities to control the flow of credit, क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एंड buys government securities to increase the credit flow, and RBI sells the government securities टू डिक्रीज द क्रेडिट. अच्छा दोबारा रिपीट हो गया. तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, एंड बाय क्यों करता है, टू इंक्रीज द क्रेडिट फ्लो. तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक रेट है ना, ये सारी चीजें, इसको क्या कहा जाता है, पॉलिसी रेट्स. तो सबसे पहले बैंक रेट क्या है, बैंक रेट को और क्या कहा जाता है, डिस्काउंट रेट, जिसपे क्या है बैंक रेट, जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, पैसा सप्लाई करता है. आरबीआई को और क्या कहा जाता है, बैंकर ऑफ द बैंक्स. क्या कहा जाता है, बैंकर ऑफ द बैंक्स. क्यों, क्योंकि आरबीआई ही डिसाइड करता है कितना पैसा मिलेगा, कितने बैंक रेट पर मिलेगा. अगर बैंक रेट ज़्यादा होगा तो आगे जो फर्दर बैंक्स कम लैंड कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी. द बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई. कौन चार्ज करेगा, आरबीआई, फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स और लोन्स टू द बैंकिंग सिस्टम. इंक्रीज इन बैंक रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग. अगर इंक्रीज होगा बैंक रेट में तो हमें बोरो करने के लिए भी तो पैसा बैंक वो बढ़ जाएगा बाय कमर्शियल बैंक्स, एंड विच विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन क्रेडिट वॉल्यूम टू द बैंक्स. और क्रेडिट वॉल्यूम, बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में भी कम होगी, विच विल रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. ये सबसे पहले क्या चीज हो गई हमारी, बैंक रेट. उसके बाद देन कम्स द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक आ गया रेपो रेट, एंड द अदर वन इज रिवर्स रेपो रेट. ये सेम चीज है, देखो आरबीआई टू बैंक, बस ये शॉर्ट टर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये. इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी विच अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सबसे पहले रेपो रेट. रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज रेफर टू एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक को मनी लैंड करेगा, जिसपे लैंड टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट. ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो बैंक रेट था वो लॉन्ग टर्म के लिए. ये डिफरेंस याद रखना है. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू पुश द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम. अगर आरबीआई बैंक को लैंड करता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद रेपो रेट को क्या कर देता है, क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है. अगर आरबीआई बैंक को लैंड करते हुए रेपो रेट को बढ़ाएगा, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी. और अगर रेपो रेट डिक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो इट इज़ यूज टू पुश इन द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम. मनी सप्लाई को पुश करना सिस्टम में. उसके बाद रिवर्स केस में, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इज सेट टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक, वो आरबीआई है इंडिया में, बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म. आरबीआई क्या कर रहा है, मनी क्या कर रहा है, यहाँ पर बोरो कर रहा है. कहाँ से, बैंक्स से, कमर्शियल बैंक्स से. तो क्या होगा, बैंक के पास फॉर द टाइम बिंग पैसा कम हो जाएगा. फॉर द टाइम बिंग जब बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या केस सिनेरियो बनेगा कि जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी मार्केट में, कम. मनी सप्लाई क्या हो जाएगी मार्केट में, कम हो जाएगी. उसके बाद आगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यही है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ये भी एक शॉर्ट टर्म फंड है. MSF और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इनेबल्स बैंक्स टू बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई इन केस ऑफ emergency situations when their liquidity absolutely dries up. जब मार्केट की कंडीशंस बहुत ही टाइट हो, बैंक के पास पैसा ना बचा हो, तो उसे क्या कहते हैं,
इमरजेंसी सिचुएशन में जिस रेट पे मिलता है, दैट इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. दिस इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग scheme facilitates the scheduled banks to get fund from the central bank in India overnight in case of serious cash shortage by offering the approved government securities. मतलब कि ओवरनाइट आपको पैसा मिलता है इसमें और शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, और मतलब जब काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति आ जाती है बैंक के पास तब इस टूल को यूज़ करा जाता है. लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स आर ऑफन फेस्ड बाय बैंक्स resulted from the financial gap created due to deposit and loan portfolio mismatch. कई बार क्या होता है कि जैसे लोन लेने वाले लोग जो हैं और मनी डिपॉजिट करने वाले लोगों से क्या होते हैं ज़्यादा, तो इस केस में क्या होता है कि जो बैंक के पास है कई बार लिक्विडिटी नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो लिक्विडिटी ड्राइज अप. इस वजह से क्या चीज़ होती है, इस वजह से क्या चीज़ होगी, जो मनी सप्लाई है उसको लिक्विड करने के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लाई जाती है. नेक्स्ट चीज़, उसके बाद आगे हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स कुछ ऐसे मेजर्स नहीं है कि कोई रेट बढ़ा दिया, कुछ कर दिया. क्वालिटेटिव मेजर्स बस ये हैं, देखो दीज आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, या क्रेडिट को हम यूज़ कैसे करेंगे उस पे बेस्ड है. तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ यही है, ये आपको रीड खुद करना है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें यही चीज़ है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जब हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट यूज़ किस लिए होगा और कितना यूज़ होगा. इम्प्लाइज a change in margin implies the change in loan size. This method is used to encourage credit supply for the needy sector. जिस सेक्टर को नीड है उसी को क्रेडिट सप्लाई मिले, जिस सेक्टर को नहीं नीड, एंड नॉट फॉर नॉन नेसेसरी सेक्टर्स. ये मतलब फिक्सिंग मार्जिन्स करते हैं कि इस हिसाब से इस सेक्टर को इतना पैसा मिलेगा, इस सेक्टर को फंडिंग नहीं मिलेगी. उसके बाद है नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. RBI कैन कंट्रोल मनी सप्लाई बाय चेंजिंग डाउन पेमेंट एंड EMI रूल्स. जैसे कि मान लो डाउन पेमेंट के रूल्स चेंज कर दे, EMI चेंज कर दे, है ना. कुछ जैसे कोविड के टाइम पर उन्होंने रूल्स चेंज करे थे तो मनी सप्लाई का फ्लो ठीक हो जाए. एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ कर रही थी RBI ताकि जो लोगों पर बर्डन कम हो, है ना. कई बार ये भी कर सकते हैं कि मतलब रूल्स स्ट्रिक्ट कर दें मनी सप्लाई कम करने के लिए, तो ये एक क्वालिटेटिव मेजर हो गया. Then selective credit control. Under this, RBI can specifically instruct banks not to give loan to traders of certain commodities. For example, सरकार नहीं चाहती कि सिगरेट बने, है ना, तो वो क्या कहेगी कि इस तरह की जो कंपनी स्टार्ट हो रही हैं उनको इजीली लोन अवेलेबल ना हो. तो ये क्या हो गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया. ठीक है. Then comes the credit rationing. Central bank fixes the credit amount to be granted. This can be help in lowering banks' credit exposure to unwanted sector. मतलब सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं आ रही हैं कि कुछ unwanted sectors हैं जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उस तरीके से एक कंट्रोल लेके आना. उसके बाद ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करते हैं ना, तो कई बैंक्स को क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको मान लो 30% आपको एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको ही लोन देना है, इन पर ही इन्वेस्ट करना है. तो दैट इज़ नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ये किस चीज़ में आ गई, क्रेडिट राशनिंग में, कि इन एरियाज पर आपका फोकस करना ज़रूरी है. Then comes the moral suasion. It includes variety of informal methods used by central bank to pursue commercial banks to behave in a particular manner. For example, मतलब मॉरली अगर हम कहें कि आप इलीगल तरीके से किसी मतलब इस ऐसे पर्सन को पैसा ना दे जो किसी गलत काम में इन्वेस्ट कर रहा हो या कुछ भी इस तरह से, मतलब मॉरली उसको अफेक्ट करना, दैट इज मॉरल सुएशन. द लास्ट इज द डायरेक्ट एक्शन. इसमें क्या है, द स्टेप इज टेकन बाय द RBI अगेंस्ट द बैंक दैट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन. हमें पता है कि काफ़ी बार RBI क्या करते हैं,
लोन मतलब लोन इम्पोज कर देता है उन पर, कि टैक्स इम्पोज कर देता है किसी पर। अभी रिसेंटली भी किसी बैंक पर 2 करोड़ का टैक्स इम्पोज करेगा। क्यों करेगा? कि आपने जी हमारी KYC नॉर्म्स नहीं फुलफिल करी, कंडीशंस नहीं फुलफिल करी। तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्शंस हैं बाय RBI। तो ये क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स हमने डिस्कस करे, क्वालिटेटिव मेजर्स डिस्कस करे, टाइप्स ऑफ पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कितनी बार होती है, किसका डिसीजन चलता है, ये सब कुछ डिस्कस करा। तो दिस कंक्लूड्स ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड उसके टूल्स के बारे में। फिर हमें एक चीज़ और जाननी बाकी है, जो ऑलरेडी आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में हो चुका है। वैसे रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली जो हमारा GDP प्रोजेक्शन है RBI का, RBI ने जो GDP प्रोजेक्शन दिया है वो 6.5% से इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 7%। 6.5% से इंक्रीज करके कितना कर दिया? 7%। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चेंज हुई है, यूपीआई में जो 1 लाख से जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो 5 लाख कर दी गई है फॉर द कौन से सेक्टर्स? एजुकेशन एंड हेल्थ। कौन से सेक्टर? एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है, उसका क्या टारगेट रखा गया? दैट इज 5.4%। इन्फ्लेशन का क्या टारगेट रखा गया? 5.4%। GDP को कितना इंक्रीज करें? बाय 0.5%। पहले कितने एक्सपेक्टेड थे? 6.5%। अब कितनी एक्सपेक्टेड है? 7% की ग्रोथ एस्टिमेट करी गई है। एंड UPI में क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन लिमिट को अप टू 5 लाख कर दिया गया है फॉर द केसेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ पर्पसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर द GDP वाला, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है आने वाला आपके रिसेंट एग्जाम्स में। एंड UPI वाले फैक्टर, ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना। और प्रेजेंटली जो रेपो रेट है वो हमारा कितना चल रहा है? 6.5%। प्रेजेंट जो रेपो रेट है वो कितना चल रहा है? 6.5%। 6.5% इज द प्रेजेंट रेपो रेट। और फेब्रुअरी से अब तक यही सेम रेपो रेट रखा जा रहा है। उससे पहले कितना था? 6.25% रेपो रेट चल रहा था। अब क्या है? 6.5% है फ्रॉम फेब्रुअरी 2023। उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। और यूनैनिमसली मतलब एक ही मत पर, एक ही पॉइंट पर सारी जो MPC के मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री करा है कि जो हमारा पॉलिसी रेपो रेट है वो कितना होना चाहिए? 6.5%। So this was all about the session. Thank you so much.